आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक गलती की बात करेंगे जिसका असर सदियों बाद भी हमारी दुनिया पर, हमारे नक्शों पर और यहाँ तक कि हमारे पसंदीदा खेल क्रिकेट पर भी दिखाई देता है। कभी सोचा है कि कैसे एक नाविक की दिशा की एक छोटी सी गलती एक मशहूर क्रिकेट टीम की पहचान बन गई? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें 15वीं सदी के उस दौर में ले जाते हैं जब यूरोप के राजा और व्यापारी भारत पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते की एक दीवानी होड़ में लगे हुए थे। तो हमारी कोशिश यही समझने की है कि यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और एक गलती ने कैसे इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस होड़ को समझने के लिए देखिए उस समय के हालात को जानना बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि 15वीं सदी में यूरोप भारत के लिए इतना बेचैन क्यों था? वजह थी मसाले। खासकर काली मिर्च। अच्छा। उस जमाने में इसे काला सोना कहते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। क्या? जमीन का जो रास्ता था उस पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया था। पहुंचने का जो सीधा रास्ता था वो बंद हो गया था। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से बंद। अब सारा व्यापार अरब व्यापारियों के हाथ में था और वो यूरोपियों को मसाले मुंह मांगे बहुत ऊंचे दामों पर बेचते थे। तो जाहिर है यूरोप के राज्यों की अर्थव्यवस्था पर इसका भारी असर पड़ रहा होगा। बहुत ज्यादा। उनके लिए ये एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया था। उन्हें मसालों का स्रोत यानी भारत खुद खोजना था और इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। समंदर का रास्ता। बिल्कुल। तो चलिए समुद्री खोज की कहानी को खोलते हैं। इस दौड़ में सबसे आगे था पुर्तगाल और उनके एक नाविक बर्थोलोमियो डियाज ने पहली बड़ी कोशिश की। वो 1488 में पुर्तगाल से निकले और अफ्रीका के तट के किनारे किनारे दक्षिण की ओर बढ़ते गए। और ये एक बहुत खतरनाक सफर था। हाँ, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अफ्रीका महाद्वीप कहाँ खत्म होता है या होता भी है या नहीं। सही। वो महीनों तक चलते गए और आखिरकार अफ्रीका के सबसे दक्षिणी सिरे पर पहुंच गए। और यहाँ एक मजेदार मोड़ आता है। हाँ, जब डियाज उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने सिर्फ तूफानी समंदर था। तूफान इतना भयंकर था कि उन्होंने उस जगह का नाम केप ऑफ स्टॉर्म्स यानी तूफानों का अंतरीप रख दिया। उन्हें लगा होगा कि बस इसके आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल। उन्हें लगा कि इसके आगे जाना नामुमकिन है, भारत का रास्ता यहाँ से नहीं मिल सकता। वो हिम्मत हार कर वहीं से वापस लौट गए। लेकिन पुर्तगाल के राजा ने इसका नाम बदल दिया है ना? हाँ, और ये एक बहुत ही चालाक सियासी चाल थी। अच्छा। राजा को डर था कि तूफानों का अंतरीप नाम सुनकर कोई और नाविक वहां जाने की हिम्मत ही नहीं करेगा। सही बात है। इसलिए उन्होंने इसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप यानी अच्छी उम्मीद का अंतरीप रख दिया। ये एक उम्मीद थी कि भले ही डियाज नाकाम रहे, लेकिन भविष्य में कोई यहाँ से भारत जरूर पहुंचेगा। मतलब डियाज के लिए ये आशा का अंत था, लेकिन पुर्तगाल के लिए ये एक नई आशा की शुरुआत बन गया। बिल्कुल। तो डियाज एक उम्मीद जगाकर वापस लौट गए, लेकिन पुर्तगाल के ठीक बगल में स्पेन में किसी के पास एक बिल्कुल अलग प्लान था। हाँ, एक ज्यादा साहसी प्लान, और ये थे क्रिस्टोफर कोलंबस। अच्छा। उनका तर्क बहुत सीधा था। अगर दुनिया गोल है तो पूर्व में जाने के लिए हम पश्चिम की तरफ से भी तो जा सकते हैं। उनका मानना था कि पश्चिम की ओर सीधा सफर करके वो भारत के पूर्वी तट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उनके हिसाब किताब में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। बहुत बड़ी गड़बड़। उन्हें लगता था कि दुनिया असल में जितनी बड़ी है उससे काफी छोटी है। ओह। उन्होंने एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को बहुत कम आंका था। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बीच में एक पूरा का पूरा महाद्वीप है, अमेरिका। तो 1492 में वो स्पेन से भारत खोजने निकले, लेकिन पहुंच गए कैरिबियन द्वीपों पर, जिसे आज हम जमैका, क्यूबा जैसी जगहों के नाम से जानते हैं। हाँ, और शायद उन्हें वहां क्रिस गेल के खानदान का कोई मिला होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास कभी हुआ ही नहीं। कभी नहीं। उन्हें पूरी जिंदगी ये लगता रहा कि वो भारत पहुंच गए हैं। सच में? हाँ, यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। वो वहां उतरे, उन्होंने वहां के मूल निवासियों को देखा और बस मान लिया कि वो भारत पहुंच गए हैं। अच्छा। अब देखिए, उनके दिमाग में भारतीयों की एक छवि थी कि वो सांवले रंग के होते हैं। इसी आधार पर उन्होंने वहां के लोगों को इंडियन कहना शुरू कर दिया और उनकी त्वचा के रंग की वजह से ये नाम बाद में रेड इंडियन पड़ गया। मतलब रेड इंडियन जैसा नाम जो सदियों तक इस्तेमाल होता रहा, वो सिर्फ एक भौगोलिक गलतफहमी का नतीजा था। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये शब्द आज पूरी तरह से गलत, पुराना और अपमानजनक माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कोलंबस की इसी एक भूल से हुई थी। और वो यूरोप वापस लौटे और ऐलान कर दिया कि मैंने इंडिया खोज लिया है।
पूरे यूरोप में जश्न मनने लगा। स्पेन तो रातों रात हीरो बन गया। तो अब यूरोप के नक्शे पर एक इंडिया आ चुका था, जो असल में इंडिया था ही नहीं। इस बीच पुर्तगाल क्या कर रहा था? वो तो असली रेस में पीछे रह गए। पुर्तगाल को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें लगा कि स्पेन बाजी मार गया। उन्होंने फौरन एक नई मुहिम की तैयारी की। इस बार जिम्मेदारी दी गई वास्को डी गामा को। अच्छा। उन्होंने होशियारी दिखाई। उन्होंने कोलंबस की तरह हवा में तीर नहीं चलाया, बल्कि बार्थोलोमियो डियाज के रास्ते पर ही आगे बढ़ने का फैसला किया। मतलब वो केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच गए, जहां डियाज ने हार मान ली थी। हाँ, वहां तक तो पहुंच गए। लेकिन असली चुनौती तो उसके आगे थी। हिंद महासागर, एक अनजाना समंदर। उन्होंने ये पहेली कैसे सुलझाई? यहीं पर कहानी में एक गुमनाम हीरो की एंट्री होती है, जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। कौन? दक्षिण अफ्रीका के तट पर वास्को डी गामा की मुलाकात एक गुजराती व्यापारी से हुई। 1 मिनट, 1498 में दक्षिण अफ्रीका में एक गुजराती व्यापारी? ये तो हैरान करने वाली बात है ना? स्रोत में उसका नाम तो नहीं है। हाँ। और यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है। वो इतिहास के उन अनगिनत गुमनाम लोगों में से एक है जिन्होंने दुनिया को जोड़ा। तो वो वहां क्या कर रहे थे? वो वहां कपड़े और मसालों का व्यापार करने गए थे। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि यूरोप के खोज करने से बहुत पहले हिंद महासागर में एक मजबूत और पुराना व्यापारिक नेटवर्क मौजूद था। मतलब भारतीय, अरब और अफ्रीकी व्यापारी पहले से ही वहां व्यापार कर रहे थे। बिल्कुल। वो कोई अकेला आदमी नहीं था, बल्कि एक पूरी व्यवस्था का हिस्सा था जिसके बारे में यूरोप को कुछ पता ही नहीं था। तो उस व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? हाँ, उसने सिर्फ दिशा बताई। उसे हिंद महासागर की मॉनसूनी हवाओं की पूरी जानकारी थी। अच्छा। उसने वास्को डी गामा को कहा, यहाँ से सीधा चलो, हवा तुम्हें खुद भारत ले जाएगी। और बस? और ठीक वैसा ही हुआ। 1498 में वास्को डी गामा सीधा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। स्रोत में लिखा है कि स्थानीय लोग उन्हें देखकर हैरान थे कि ये कौन नमूना आया है। हाँ, मतलब वो हैरान थे कि ये कौन अजनबी लोग आए हैं। ठीक है, तो अब यूरोप के लिए एक बड़ी सिरदर्दी खड़ी हो गई। कोलंबस का इंडिया पश्चिम में था और अब वास्को डी गामा का असली इंडिया पूर्व में मिल गया था। अब दुनिया के नक्शे पर दो इंडिया थे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। इसे सुलझाया कैसे गया? इसे सुलझाने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला निकाला गया। दिशाओं के आधार पर नाम रखे गए। जो असली भारत था, जहां वास्को डी गामा पहुंचे थे, और उसके आसपास के द्वीप जैसे इंडोनेशिया, उन्हें कहा गया ईस्ट इंडीज, क्योंकि वो यूरोप से पूर्व यानी ईस्ट में थे। सही। और कोलंबस ने जिस कैरिबियन द्वीप समूह को खोजा था, उसे वेस्ट इंडीज कहा जाने लगा, क्योंकि वो यूरोप से पश्चिम यानी वेस्ट में था। बिल्कुल, और ये नाम आज तक हमारी दुनिया का हिस्सा है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो यही वजह है कि वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है। हाँ, यही बात है। वो कैरिबियन सागर में बसे कई छोटे बड़े देशों का एक समूह है। जमाइका, त्रिनिदाद और टोबैगो, बारबाडोस और भी बहुत सारे। मतलब कोलंबस एक एक करके इन द्वीपों पर पहुंचा था और उन सबको उसने इंडीज का हिस्सा मान लिया। सही। इसीलिए आज भी उनकी कोई एक राजधानी या एक सरकार नहीं है। और यही बात उनकी क्रिकेट टीम को इतना अनोखा बनाती है। वो दुनिया की शायद अकेली मल्टीनेशनल क्रिकेट टीम है। सही पकड़ा। उनकी टीम किसी एक देश की टीम नहीं है, बल्कि एक पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए आपको टीम में क्रिस गेल जमाइका से, तो ड्वेन ब्रावो या सुनील नारायण त्रिनिदाद और टोबैगो से दिखते हैं। हाँ, सब अलग अलग देशों के नागरिक हैं, लेकिन क्रिकेट में वो सब वेस्ट इंडियन हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट भी जमाइका से हैं, जो वेस्ट इंडीज का ही एक हिस्सा है। ओह, ये तो कमाल की बात है। कोलंबस की एक दिशा की गलती ने न सिर्फ वेस्ट इंडीज और रेड इंडियन जैसे नाम दिए, बल्कि एक ऐसी अनोखी क्रिकेट पहचान भी बना दी जो आज तक कायम है। बिल्कुल। ये सोचना भी हैरान करता है कि इतिहास पर एक गलती का कितना गहरा और लंबा असर पड़ सकता है। ये वाकई दिखाता है कि इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों और राजाओं से नहीं बनता। ये छोटी छोटी घटनाओं, गलतफहमियों और यहाँ तक कि गुमनाम लोगों के किरदारों से भी बनता है। उस एक गुमनाम गुजराती व्यापारी की एक सलाह ने पुर्तगाल को भारत का रास्ता दिखाया और एशिया में यूरोप के साम्राज्यवाद की शुरुआत कर दी। एक छोटी सी मुलाकात का कितना बड़ा असर हुआ। बहुत बड़ा। बिल्कुल। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। स्रोत में ये बात साफ बताई गई है कि कोलंबस ने मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा, जो कि भारत के लोगों के बारे में उनकी एक पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित था। हाँ।
तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज हम जिन ऐतिहासिक नामों और पहचानों का उपयोग करते हैं, उनमें से कितने नाम और पहचान शुरुआती गलतियों या गलत फहमियों पर आधारित हो सकते हैं।